हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाथ फाइंडर जो नेट जेआरएफ आपका चैनल है, उसमें हम ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में नई सीरीज हम लेके आए जिसका नाम है स्टडी विथ मैप। यानी जो स्थान, विश्व के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान कौन से कहाँ पर है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और इसको इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। डेली हम 5 महत्वपूर्ण जो लोकेशंस हैं, जो चीज़ें हैं विश्व में, उनको जानेंगे। उसके साथ साथ सभी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस पहली क्लास में हम, तो मिडिल ईस्ट में संकट चल ही रहा है, तो उसी से रिलेटेड, जैसे हार्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रीट, जहां पर आप जानते हैं कि हमारे जो एलपीजी संकट आ गया, तेल संकट, संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है, वो सारा इसी के चक्कर में हो रहा है, ईरान इजराइल युद्ध में। उसके अलावा पर्शियन गल्फ हम समझेंगे। ठीक है, लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और एक देश के बारे में जानेंगे जिसका नाम है आयरलैंड, कहाँ पर स्थित है, क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको नेट जेआरएफ हुआ, सेट एग्जाम, पीजीटी, डीएसएसबी, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, इन सभी के क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, उसके अलावा नोट्स, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अवेलेबल है। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं एग्जाम, और उसके अलावा ऑफलाइन अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे नंबर 7333 9898354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो पहला जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है हमारी, वो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या हार्मुज जल डमरू मध्य। तो हार्मुज जल डमरू मध्य है, वो कहाँ पर स्थित है? अगर हम देखें तो ओमान और ईरान के बीच में यह आपका हार्मुज जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, सकरा और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ओमान और ईरान के बीच में स्थित है, और जोड़ता किसको है? फारस की खाड़ी को, जिसे अपन पर्सियन गल्फ बोलते हैं, उसको ये किससे जोड़ता है? ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और फिर हम अरब सागर में आ जाते हैं। तो लोकेशन अगर देखें तो ये आपकी लोकेशन, इधर इधर आपका ईरान है, इधर आपका अरब प्रायद्वीप नीचे, बीच में यहाँ पर आपका कौन है? पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ से हम जाएंगे और फिर ये ओमान का हिस्सा आ जाता है यूई के ऊपर, है ना, प्रायद्वीप है ये। तो यहाँ से हम जब जाते हैं तो ये जो लोकेशन है वो आपका कौन सा है? स्ट्रीट ऑफ हार्मुज। तो यहाँ से जैसे ही हम निकलेंगे कहाँ पर आ जाएंगे? ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान। और फिर गल्फ ऑफ ओमान से किधर चले जाएंगे अपन? अरब सागर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल डमरू मध्य होता है वो दो स्थलों को अलग करता है ना। अगर अपन जल डमरू मध्य के बारे में बात करें, कि आपको बहुत बार पूछते हैं ना कि जल डमरू मध्य क्या होता है ना। तो ये छोटा सकरा जल मार्ग होता है, ऐसे मान सकते हैं, या जल राशि होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यह है, दो स्थलों को अलग करता है। किसको? दो स्थलों को अलग करता है। तो यहां पे देखो, ये ईरान को और ओमान को, यानी अरब प्रायद्वीप को अलग कर रहा है ना। थोड़ा सा भी अगर ये नहीं होता तो ये आपस में जुड़ जाते। तो ये दो स्थलों को अलग करता है। साथ ही साथ दूसरा, दो जल राशियों को या जल क्षेत्रों को जोड़ता है। पर्शियन गल्फ को किससे जोड़ रहा है? ओमान की गल्फ से। तो इन दो जल राशियों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने या विशेषताओं के बारे में जाने, तो देखो, इसके उत्तर में कौन स्थित है? ईरान। दक्षिण में कौन है? ओमान। ठीक है, एक ही मैप आया क्या? बड़ा वाला मैप नहीं आया? ये रहा यहाँ पर, है ना। तो देखो, यह ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान हो गया,
इराक हो गया, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान। ओमान का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर भी है, ठीक है। ये यूएई हो गया। और फिर ये गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, तो पर्शियन गल्फ से गए, स्टेट ऑफ हार्मुज से जुड़े, और फिर कहाँ पे आ गए, गल्फ ऑफ ओमान, अरब सागर, और फिर भारत आ गए। तो यहाँ पर किसने कब्जा कर लिया अभी, ईरान ने, है ना, कि जहाजों को हम निकलने नहीं देंगे। और कौन से जहाज, ये जो क्षेत्र है पर्शियन गल्फ के आसपास वाला क्षेत्र, जिसे हम खाड़ी देश बोलते हैं, ये सारे, यहाँ पर विश्व का आपको बहुत ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा ही मान लो आप, 70-80% तक तेल उत्पादन यहाँ पर होता है। गैस उत्पादन भी होता है। और तेल के लिए तो चलो अपन और दूसरी चीज देशों पर भी निर्भर है, लेकिन तेल तो हम रशिया से मंगा लेंगे और कहीं से मंगा लेंगे। गैस उत्पादन के लिए अपन ज्यादातर इसी क्षेत्र पर निर्भर है। तभी तो सबसे जैसे ही ये चीज हुई, तेल का संकट अभी भारत में नहीं आया ना, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बढ़ा उस पर, लेकिन गैस वाला थोड़ा सा ऐसे महसूस हो रहा है नहीं वैसे, क्योंकि कल ही अपने ने गैस सिलेंडर लिया है ना, आ रही है गैस से, लेकिन थोड़ा सा से पैनिक सा हो रहा है, महसूस सा हो रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा बुक भी तो करवा रहे हैं ना। आज ही न्यूज पड़ी थी कि मोस्टली 55 लाख के आसपास बुकिंग होती है पर डे, और अब कितनी हो रही है, 70-80 लाख के आसपास पहुंच गई। तो वो भी एक चीज है कि ज्यादा बुकिंग होगी तो पैनिक तो होता ही है, और सप्लाई में कमी तो आती है, ठीक है। तो इसके उत्तर में कौन है, ईरान, और दक्षिण में ओमान का जो प्रायद्वीप है उसका क्या नाम है, मुस मुसंदम, है ना। मुसंदम जो प्रायद्वीप है वो यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा सऊदी अरब और अमीरात, यूएई भी यहाँ पर आएगा। देखो, ईरान, मुसंदन प्रायद्वीप, ओमान वाला, और ये यूएई। तो ये वाला क्षेत्र आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला बनता है। चौड़ाई, सबसे सक्रिय बिंदु है वो 21 मील 33 किलोमीटर ही चौड़ा है। उसके अलावा शिपिंग लेन है, ये यातायात के लिए सुरक्षित मार्ग केवल 2 मील वाला ही है, जो दोनों दिशाओं के अगल बगल से बटा हुआ है। निर्यात, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर जैसे ओपेक कंट्री वाले देश, यानी तेल निर्यातक समूह, है ना, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है, इसी रास्ते से वैश्विक बाजार विशेषकर चीन, भारत और जापान को भेजते हैं। तो इस रास्ते पे संकट आ रहा है अभी, तो दुनिया में सप्लाई में भी फर्क पड़ रहा है। अगर हम देखें इस जो पर्शियन गल्फ है आपकी यहाँ पर, उस पर्शियन गल्फ के साथ साथ जाग्रोस माउंटेन भी आपको देखने को मिलता है, जो कहाँ पर है, ईरान में। कहाँ पे है, ईरान में। तो ये चीज ये याद होगी, पर्शियन गल्फ के पास ही ईरान में श्रृंखला के रूप में आपको कौन सा माउंटेन मिलता है, जाग्रोस माउंटेन देखने को मिलता है। यह जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का गला या चेक पॉइंट भी है। यहाँ ये बंद हो गया तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भी क्या हो जाएगी, बंद, ठप पड़ जाएगी, और फिर सारी गाड़ियां वगैरह सब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। इसके अलावा प्रतिदिन यहाँ पे 17 से 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, और विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी यह है। तो अगर अपन देखें तो हार्मुज जलडमरू मध्य है, वो कौन से, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं ना, कि हार्मुज जलडमरू मध्य है किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है, कौन सी जल राशियों को आपस में जोड़ता है। पहला लाल सागर अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी अरब सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर। तो क्या आ जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ कहां पर है, अभी अपन ने देखा कहां पर है पर्शियन गल्फ, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, पर्शियन गल्फ है। इस सॉरी, पर्शियन गल्फ के चारों ओर कौन है, ईरान, इराक, समझ में आ रहा है ना मैप अब आपको, ये है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएई, तो ये सारे हैं, और ओमान भी आ जाएगा ये वाला हिस्सा। तो ये इसके पड़ोसी देश, इसको चारों ओर से घेरे हुए है। पर्शियन गल्फ को अपन फारस की खाड़ी भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, फारस की खाड़ी, ठीक है। तो फारस की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं।
पर्सिया था ना पहले वहां पे, इस कारण इसका नाम पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी पड़ा है। तो फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है ना ये। कैसे जुड़ा हुआ है? पर्शियन गल्फ, फिर अपन उससे बाहर निकलेंगे तो हारमुज, जल डमरू मध्य, फिर थोड़ा सा आगे आए तो कौन में आ गए? ओमान की खाड़ी। फिर ओमान की खाड़ी से किस में आ जाएंगे अपन? अरब सागर। और अरब सागर से किस में आ गए? हिंद महासागर। तो ये सारे एक ही हिस्से है ना। ठीक है। जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में फैला हुआ है, 1980 से 88 के बीच में ईरान इराक युद्ध के बीच खाड़ी लोगों के बीच में ये कौतूहल बना कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे के तेल के जहाजों पे यहाँ पे आक्रमण किया, तो ये इसमें जो तेल की हिस्ट्री को लेकर पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा युद्ध भी देखे हुए हैं। ठीक है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी एक बार फिर से चर्चा बनी। इस संघर्ष में रूप में एक भूमि संघर्ष भी था और इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिसके बाद में वापस पीछे की ओर ढकेल दिया गया। उसके अलावा अब भी इंपॉर्टेंट है ईरान और इजराइल के युद्ध में। जो युद्ध हो रहा है वो सारे देश यही है ना, ईरान, इधर इजराइल, बीच में फारस की खाड़ी, है ना। वो सऊदी अरब पर भी हमला कर रहा है, दुबई पर भी, कतर पर भी, इराक पर भी, सब पे हमले कर रहे हैं ना। तो ये है। अब तो अजरबैजान पे भी कर दिया, बताए, सुना है। फारस की खाड़ी को अरब राष्ट्रों द्वारा अरब की खाड़ी भी कहा जाता है। फारस की खाड़ी ईरान वाले बोलते हैं, अरब वाले प्रायद्वीप वाले से अरब की खाड़ी बोलते हैं। तो दोनों का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें वैश्विक मान्यता जो प्राप्त है वो किस नाम से जान प्राप्त है? फारस की खाड़ी। और अंग्रेजी नाम पर्शियन गल्फ, है ना। हालांकि दोनों नामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दोनों को प्राप्त नहीं है क्या? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण के लिए इसे ईरान की खाड़ी या फारस की खाड़ी बोलते हैं इसको ना। फारस की खाड़ी ही का ही इस्तेमाल करते हैं अपन। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? ईरान, इसके पड़ोस में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सऊदी अरब अमीरात और ओमान का कौन सा? मुस मुस्कंद मुसंदम, है ना। मुसंदम क्षेत्र है वो इसमें आता है। इसके आसपास कौन सी? अब जैसे हारमुज जल डमरू मध्य के पास में था ना, कौन से इलाके की? जागरोस माउंटेन ईरान का, तो वो भी इसके पास में आएगा। तो एक तो ईरान का कौन सा? जागरोस माउंटेन यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा कतर प्रायद्वीप है, वो खाड़ी में ही उभरा हुआ है। जो कतर देश है ना, इस तरह से अपन देखते हैं ना, तो कतर ऐसे उभरा हुआ है फारस की खाड़ी के अंदर ही। तो ये कतर है, तो वो भी इसमें। ओमान का कौन सा? मुसंदम प्रायद्वीप। तो ओमान का प्रायद्वीप आता है ना इधर एक, जो कौन सा है? मुसंदम प्रायद्वीप। ठीक है। और हारमुज जलडमरू मध्य तो है ही। पठार कौन सा है? ईरान का पठार, और पश्चिम में अरब के पठार इसके आसपास मिलते हैं। रेगिस्तान मिलता है यहाँ पे विशाल अद दहना और रूब अल खली जैसे रेगिस्तान भी इसके आसपास मिलते हैं। ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तानी है अरब प्रायद्वीप वाला। तो नदियां, शत अल अरब सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो दजला और फरात दो नदियों के संगम से बनती है, जिसको अपन टिग्रिस और यूप्रेटस, पता नहीं क्यों ही दिमाग में शब्द घूम रहे हैं ना। तो दजला और फरात नदियां है ना, जो इराक से निकलती है, वो नदियां आकर इसमें गिरती है। ठीक है। और एक है करून नदी, है ना। यह नदी ईरान की ओर से आने वाली सबसे प्रमुख नदी है। वनस्पतियां देखें तो यहाँ पे जो समुद्र होता है उसके आसपास कौन सी वनस्पतियां मिलती है? मैंग्रोव वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है। मछलियों की अगर बात करें तो यहाँ की कौन सी मछली फेमस है? हम लूर जो मछली है वो फेमस है। तो कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि हम लूर मछली मिलती है कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में। उसके अलावा टूना, सार्डिन, ये तो हर ही क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा ये है जो क्षेत्र है वो मोतियों की खेती, मोती जानते हो ना, सीप, सीप में पानी गिरता है फिर मोती बनते हैं, तो मोतियों की खेती के लिए भी ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है। तो मोती कहाँ पे मिलेंगे? पर्शियन गल्फ में। इसके अलावा यहाँ पे डुगोंग जो समुद्री गाय है वो भी यहाँ पे मिलती थी पहले, अभी तो लुप्त प्राय हो गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है
हमलूर मछली और मोतियों की खेती। व्यापार दुनिया का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस निर्यातक है। दुनिया का लगभग 25 से 30% कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर जाता है। बंदरगाह दुबई, आबू धाबी, दम्माम और बंदर अब्बास जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यहाँ पर स्थित है। और इन इन बंदरगाहों से क्या होता है, जहाज जाते हैं, और उन जहाजों में क्या होता है, तेल ही होता है, मिलता ही तेल ही है यहाँ पे, तेल और गैस, है ना। तो जो तेल आता है हमारे पास, वो पेट्रोल का कंटेनर अलग आता है, डीजल का अलग आता है, ऐसे होता है? ऐसे कुछ नहीं होता। क्रूड ऑयल आता है ना। कौन क्या आता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में आपने 10th क्लास में विधि पढ़ी होगी, ऐसा एक डायग्राम पढ़ा होगा बहुत सा, जहाँ पे ऑयल डालते हैं जिसको गर्म करते हैं, ऊपर एलपीजी निकलती है, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर लास्ट में बच जाती है डामर। पढ़ा था ना, गर्म करते हैं। तो फिर अपने रिफाइनरियां लगी हुई ना, रिफाइनरी सुना है ना नाम, यहाँ मुंबई, गुजरात, इनके तट पे बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है। तो वहां से आता है क्रूड ऑयल, फिर इस रिफाइनरियों में उनको डाला जाता है, गर्म किया जाता है, फिर अलग अलग, आसमान विधि बोलते हैं शायद इसको, है ना। फिर अलग अलग तेल, गैस, पेट्रोल, ये सारी चीजें अलग की जाती है, फिर लास्ट में बचती है डामर, डामर से बना देते हैं अपन सड़क। समझे या नहीं समझे? नहीं तो इतनी सारी डामर इकट्ठी हो जाती, क्या ही करते उसका, तो उससे बना देते हैं अपन सड़क। तो क्रूड ऑयल आता है जो अशुद्ध होता है, बिल्कुल काले कलर का होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। पेट कोक भी मिलता है इससे शायद, वो डामर नहीं, नहीं डामर ही होता है। डामर को अपन ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं, जलाते हैं ना इससे, तो पर प्रदूषक बहुत होता है, पर सस्ता मिलता है बहुत जगहों पर, अपन इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। कई कई जगह पर नेचुरल गैस मिलती है सीधा, क्रूड ऑयल भी मिलता है और गैस भी मिलती है। तो गैस मिल ही रही है सीधे सीधे एलपीजी, तो वहां हम सीधा सीधा एलपीजी निकाल लेते हैं। हारमुज जल डमरू मध्य भी इसके पास है। खाड़ी से अगर समुद्री मार्ग से निकलना है तो एकमात्र रास्ता कौन सा है? हारमुज जल डमरू मध्य, और उसके बाद में आपको ओमान की खाड़ी में आना पड़ेगा। लवणता है क्या? यहाँ पे गर्मी के कारण लवणता हमें ज्यादा देखने को मिलती है। बताइए हुए कॉन्सेप्ट, लवणता छोटा होगा, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ रहेगा, तो उसमें लवणता ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो लवणता भी ज्यादा मिलेगी। कृत्रिम द्वीप भी बनाए हैं यहाँ पे सऊदी अरब अमीरात ने पर्यटन के लिए। कृत्रिम द्वीप भी इस क्षेत्र में बनाया, वो बोलते हैं ना नारियल के पत्ते की जैसा द्वीप बनाया है, नहीं देखा? सर्च कर लेना, पॉम जुमेराह कृत्रिम द्वीप यहाँ पे बनाया हुआ, ऐसा ऐसा द्वीप बनाया है। फिर यहाँ पे मकान काटे हैं, शाहरुख खान के रिंग के मकान भी यहाँ पर स्थित। बताओ, ने ये मानव नहीं बनाया, मिट्टी डाल डाल के वहां पर, ठीक है। तो देखना, नेट पर सर्च कर लेना। फारस की खाड़ी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि फारस की खाड़ी की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हिंद महासागर का एक सीमांत समुद्र है फारस की खाड़ी, सही है क्या ये बात? दूसरा, इसके उत्तर पूर्व में ईरान, उत्तर पूर्व में ईरान, और दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। ओमान और सऊदी अरब अमीरात दोनों की सीमाएं फारस की खाड़ी से लगती है। तो इससे रिलेटेड सही आंसर क्या होगा? इससे रिलेटेड तीनों ही सही है। सीमांत सागर है, जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से। उसके अलावा ईरान उत्तर पूर्व में ऊपर की साइड है, दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप नीचे की साइड है। उसके अलावा ओमान का वो कौन सा प्रायद्वीप था? मुसंदम प्रायद्वीप जुड़ा हुआ है ना पर्शियन गल्फ से, और यूएई तो जुड़ा हुआ ही है, दोनों फारस की सीमा से लगे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है? लाल सागर। ये है लाल सागर, ठीक है। लाल सागर भी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है ना। लाल सागर भी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक ये क्षेत्र है मिस्र का, है ना, जो एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ने का कार्य
करता है। इधर अरब प्रायद्वीप आ गया, ये अफ्रीका है, ये क्षेत्र आता है मिस्र में थोड़ा सा, है ना। और इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? ये बहुत आएगा आपके एग्जाम में, सिनाइन प्रायद्वीप, सिनाइन पेनिनसुला, है ना। इस सिनाइन पेनिनसुला पर ही, यहां पर इसको काट कर ही कौन सी नहर बनाई हुई है? स्वेज नहर बनाई हुई। समझे या नहीं समझे? तो ये लाल सागर है जो अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है, हिंद महासागर का भाग है। इधर ये भूमध्य सागर है, स्वेज नहर, लाल सागर, और फिर अपन चले जाएंगे किधर? हिंद महासागर। समझे या नहीं समझे? ये जो जल संधि है, इस जल संधि का क्या नाम है? पढ़ाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, इसका नाम है बाबल मंडेव। ये जल संधि हमें पढ़ाई, नाम याद आ गया ना, बाबल मंडेव, ये जल संधि है। तो इससे फिर हम हिंद महासागर में चले जाएंगे। इधर ये यमन है, ऊपर ओमान है, ये हारमुज जल संधि आ गई, ये पर्शियन गल्फ आ गया। तो अरब प्रायद्वीप के इधर पर्शियन गल्फ है, इधर कौन सा है? रेड सी, और रेड सी से अपन किस में आ गए? अफ्रीका में। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लोकेशन है। पूरे विश्व के हिसाब से देखोगे तो ये है रेड सी। ठीक है, सऊदी अरब हो गया, है ना, यमन हो गया, आपका मिस्र हो गया, इजराइल की सीमा नहीं लगती इससे, उससे अलावा इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इन देशों की सीमा इससे लगती है। गल्फ ऑफ अडन सुना हुआ ना ये नाम? तो इधर ये भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर से सिनाइन पेनिनसुला, है ना, जिसमें कौन सी है? स्वेज नहर, स्वेज नहर से लाल सागर, लाल सागर से बाबल मंडेव, और बाबल मंडेव से अडन की खाड़ी, और अडन की खाड़ी से हिंद महासागर। इससे पहले जो पढ़ा था वो था पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से हारमुज जल संधि, और हारमुज जल संधि से ओमान की सागर, अरब सागर, और हिंद महासागर। ठीक है, तो ये क्रम हमेशा याद रखना। अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर का प्रवेश द्वार इसे माना जाता है। दुनिया का सबसे अधिक लवणीय निकायों में से एक है, दुनिया का सबसे अधिक गर्म सागर भी है, ये बताया था ना लवणता जब पढ़ रहे थे। देखो ये दुनिया का सबसे अधिक गर्म भी है, टेम्परेचर पढ़े थे, और लवणता में ये बताया था लवणता भी इसमें ज्यादा मिलती है। तटवर्ती देश मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, है ना। बाब अल मंडेव जलडमरू मध्य अडन की खाड़ी के माध्यम से इसे हिंद महासागर से जोड़ता है। उत्तर में यहाँ पे कौन है? सिनाइन पेनिनसुला, जहाँ पे कौन है? स्वेज नहर स्थित है। उसके अलावा अकाबा की खाड़ी है, और स्वेज की खाड़ी है जहाँ से स्वेज नहर आ रही है। ग्रेट बैरियर, ग्रेट रिफ्ट वैली का ये भाग है। ग्रेट, इस जो लाल सागर का निर्माण है वो कैसे हुआ है? ये अफ्रीका की एक रिफ्ट घाटी है ना, जो मध्य दक्षिण अफ्रीका के पास से, दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका नहीं, देश नहीं, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, वहां से ही चली आ रही है। और रिफ्ट घाटी क्या होती है? इस स्थल को दो भागों में तोड़ दी, तो दूर दूर जा रहे हैं स्थल वहां पे अफ्रीका में, तो यहाँ आगे आते आते और लाल सागर में जब आते हैं तब ये इतना ज्यादा दूर चले गए कि यहाँ पे क्या हो गया? सागर का निर्माण हो गया। तो जब रिफ्ट घाटी दूर जाते हैं प्लेटें, तो उससे क्या होता है? पहले दरार आएगी, ठीक है, फिर खाई बनेगी, फिर खाई में पानी भरेगा तो झील बनेगी, विक्टोरिया झील वगैरह ये जो है ना अफ्रीका की, वो उसी में बनी हुई है। फिर उसके बाद में और चौड़ा हो जाएगा तो छोटा सागर बनेगा, फिर और बड़ा हो गया तो बड़ा सागर बनेगा। और ऐसा कौन बना हुआ है? ऐसा बना हुआ है अटलांटिक महासागर। वो भी तो ऐसे बना हुआ है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाते, तो स्टार्टिंग में पहले थोड़ी दूर, फिर थोड़ी दूर, ऐसा नहीं तो इतना दूर पहले ही चला गया, थोड़ा 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 जाएंगे तो इस जो आकृति है उसमें भी चेंज आता जाता है। ठीक है, पड़ोसी देश इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। एशिया में कौन से हैं? सऊदी अरब, यमन, इजराइल और जॉर्डन इसके प्रमुख पड़ोसी देश हैं।
इसमें जो पर्वत मिलते हैं तो रेड सी माउंटेन मिलता है, हिल। उसके अलावा ही हिजाज माउंटेन मिलता है, और इथोपियन प्लेटू इसके पास में मिलता है, इथोपिया में। प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप, सिनाइन पेनिनसुला, दो मिल गए। जल डब्रू मध्य में कौन सा? बाब अल मंडेब, और इसके अलावा गल्फ ऑफ अडन। नदियां, लाल सागर में कोई भी नदी है वो सीधे नहीं गिरती, लेकिन लाल सागर की नदी, क्योंकि इसके आसपास तो मरुस्थल क्षेत्र है ना, लेकिन लाल सागर के पास से अफ्रीका वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, जिसका क्या नाम है? नील नदी। सुना हुआ है ना नाम? रिवर लाइन। नील नदी निकलती है, जो कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में कहाँ पर? स्वेज नहर के पास में। तो यहाँ यहाँ पे मिलेगी वो आपको। इसमें बनाता हूँ, है ना? यहाँ से ऐसे जाती है, मिस्र से होते, और स्वेज नहर के पास में गिरती। नील नदी तो स्वर्ग है ना अफ्रीका का। लाल सागर में जैव विविधता, यहाँ पे कोरल रीफ मिलते हैं, प्रवाल मिलते हैं, और प्रवाल कैसे कलर के होते हैं? लाल कलर के होते हैं, जिस कारण इस समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है? लाल। तब इसका नाम लाल सागर है। समझे या नहीं समझे? तो ये कारण है। ट्यूना, शार्क, डॉल्फिन, कछवे, ये सारे मिलते हैं। तो प्रवाल इंपॉर्टेंट हो गए। और प्रवाल का रंग कैसा है? लाल सागर विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। मुख्य कारण क्या है? यूरोप एशिया व्यापार मार्ग का हिस्सा है। जब लाल सागर, ये अफ्रीका है ना, ये बताया था मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, सिनाइन पेनिनसुला, ये अरब प्रायद्वीप, ये लाल सागर। जब हम इधर पूरा चक्कर काट के आते थे तब लाल सागर का कोई भी इंपोर्टेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने स्वेज नहर बनाई, अब हम भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर अब हो गया इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो स्वेज नहर से अगर हिंद महासागर में आना है तो लाल सागर में तो आना ही पड़ेगा। और आप जानते हो कि स्वेज नहर है वो यूरोप या ब्रिटेन की क्या मानी जाती है? व्यापार की जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार होता है। इंडस्ट्रियल कहाँ पर है? यूरोप में। और जो कंज्यूमर है, जनसंख्या है, वो कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में। भारत हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, ये सारे कंज्यूमर ही है, जनसंख्या ही है। तो यहाँ व्यापार के लिए कौन इंपोर्टेंट है? लाल सागर। स्वेज नहर भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना लाल सागर। ठीक है। तो इंडियन ओशन मेडिटेरियन सी से ये जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है? स्वेज नहर। यह नहर के कारण जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। समय बचा। स्वेज नहर की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी दो भागों में से बांटती है। वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ पे लाल सागर के क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव है, वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हुताई मूवमेंट एक है। हुताई कौन है? हुताई है समुद्री लुटेरे, उन्होंने संगठन बनाया, है ना, और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को वो क्या करते हैं? लूटते हैं। और वो कहाँ के हैं? अफ्रीका की साइड के, हुताई। समझे या नहीं समझे? तो उनको अपन किस नाम से जानते हैं? हुताई। लाल सागर का नाम संभवतः लाल शैवाल के कारण पड़ा है। दुनिया का सबसे गर्म और खारे समुद्रों में से एक माना जाता है, और यहाँ के कोरल रीफ दुनिया के सबसे सुंदर माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं। लाल सागर और फारस की खाड़ी की भूवैज्ञानिक उत्पत्ति के संदर्भ में बताओ। लाल सागर एक रिफ्ट वैली का हिस्सा है जो टेक्टोनिक प्लेटों के दूर जाने से बना है, जबकि फारस की खाड़ी एक उथला बेसिन है। दोनों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। फारस की खाड़ी लाल सागर की तुलना में बहुत अधिक गहरी है। लाल सागर का निर्माण हिमानी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। सही है क्या? सोचो फिर बताओ, देखें। तो अभी पढ़ा था लाल सागर रिफ्ट वैली है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, है ना? ये सारी चीजें सही नहीं है। हिमानी की वजह से कौन सी झीलें बनी है या सागर बना है? तो ग्रेट लेक्स है ना, अमेरिका वाली, सुपीरियर, इरी, हार्यून, ये, है ना, तो वो पांच महान झीलें अमेरिका वाली बनी है।
वो हिमानी की वजह से बनी है। पानी, जो मैं आपको आम वाला उदाहरण देता हूँ ना, तो वैसा ही हुआ है वहाँ। बर्फ जमी प्लेस्टोसीन काल में, और जैसे ही वो पिघली और वहां से मिट्टी भी हट गई और पानी भी हट गया, तो वहां पे झीलों का निर्माण हो गया। फिर आते हैं लास्ट आज का, जिसका क्या नाम है, लास्ट तो नहीं है, अभी तो दो और बच रहे हैं, है ना। एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये भी स्थान पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये अफ्रीका है, ये अरब है, ये रेड सी है, अड़न की खाड़ी, हिंद महासागर। तो ये जो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है, अपन निकालते हैं ना मैप में, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न यानी सींग, हॉर्न यानी वो घंटी वाला घंटी नहीं है, है ना, कि घंटी बजा रहे हैं, हॉर्न यानी सींग। और ये सींग के जैसे दिख रहा है ना, तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार जो देश है वो शामिल है। कौन कौन से, सोमालिया, ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सोमालिया, ठीक है, जिबूती, है ना, ये यहाँ पे जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, ये चार देश हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। कौन कौन से, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, तो चार देश इसमें शामिल होते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे रेड सी, यमन, गल्फ ऑफ अडन और इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इसके इधर फिर सूडान आ जाता है ना, सुना हुआ है ना, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। नीचे केनिया, युगांडा, लेक विक्टोरिया, यहां से चल रही है झील, नील नदी, इस तरह से, समझे। तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है ना, नाम वगैरह देश। चलो, तो जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। तो कितने देश बनाते हैं, चार। कौन कौन से, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया, है ना। अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र है, उनकी संस्कृतियां लंबे समय से आपस में जुड़ी हुई। अपन भी व्यापार करते थे इनसे, है ना, और बहुत लंबे समय से ये जुड़े हुए हैं। प्राचीन और मध्यकाल के दौरान इस क्षेत्र को बिलाद अल बार बार या बर्बर भूमि के रूप में जाना जाता है। बर्जर बंजर भूमि है ये वैसे, यहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा भी देखने को मिलता है, उपजाऊ नहीं है। अफ्रीका के जो डायग्राम देखते हो ना कि लोग चल रहे हैं, लकड़ियों के घर है ना, पानी के लिए जा रहे हैं दूर दूर, बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, वो इसी क्षेत्र का आपको देखने को मिलता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आबादी लगभग 115 मिलियन है और यहाँ लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इथोपिया में 6 मिलियन, इरिट्रिया में 6.4 मिलियन। मिलियन का मतलब पता है, 10 लाख, है ना। तो 6.4 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 64 लाख, है ना, अपनी भाषा में समझे तो कितना हो गया, 64 लाख। सोमालिया में 10.4 मिलियन और 0.81 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कितने हो गए, 8,10,000 लोग रहते हैं। जितने तो, जिससे ज्यादा तो अपने जयपुर में ही रहते हैं, है ना, और ये पूरे देश में इतने ही रहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, समुद्र की ओर आगे निकला हुआ दिखाई देता है। इसकी आकृति सीन जैसी लगती है, इसलिए इसे अपन हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका मध्य पूर्व एशिया के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। हिंद महासागर और लाल सागर के बीच में संपर्क मार्ग भी यह है बनाता है। और बाबल मंडेव जो है जलडमरू मध्य, वो अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को ये अलग करता है ना एक दूसरे से, इस तरह से बनता है। ये अरब प्रायद्वीप आ गया, यमन आ गया, और ये कौन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका और ये जो जलराशि है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, मंडेव। ये कौन है, ये कौन है, अडन की खाड़ी। तो अब
इन दोनों को अलग कर रहे हैं ना आपस में। तो अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप बोल दो, अफ्रीका एशिया बोल दो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में कौन सा देश है? सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया देश है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब समझ में आ गई ना पूरी सारी रामायण। इस्तेलाह करती है कौन कौन से इसमें? एक तो है इथोपिया, इथोपिया में इथोपिया का पठार, पर्वत में इथोपियन पर्वत भी आ जाएगा, लाल सागर, अडन की खाड़ी और इंडियन ओशन इसके आसपास में है जलराशि। जलडमरू मध्य में कौन सा है? बाबल मंडेव जलडमरू मध्य है। नदियां, ब्लू लाइन, ब्लू नाइल यानी नीली नील नदी, असवा रिवर, जो जुब्बा रिवर और शेबेली रिवर है वो यहाँ के प्रमुख है। तो आपको ब्लू नाइल ध्यान रख लेना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों में एक है। श्वेत, व्हाइट और ब्लू दो भागों में बटी हुई है ना नील नदी, फिर बाकी आगे जाकर वो नील नदी में बनती है। वनस्पतियां यहाँ पे कौन सी भूमि? सवाना घास के मैदान मिलते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में घास के मैदान मिलते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? सवाना घास के मैदानों के नाम से जानते हैं। झाड़ीदार वन मिलते हैं और मरुस्थलीय वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। समुद्र तो है नहीं, तो मछलियां तो बढ़नी नहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका विश्व व्यापार निभाता है। यूरोप, एशिया समुद्री व्यापार मार्ग पर स्थित है। तो आपको स्वेज नहर से जाना है, फिर लाल सागर, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास से गुजरना पड़ेगा। और जैसे गुजरोगे, सोमालिया में कौन बैठे हैं? समुद्री लुटेरे, पायरेट्स जिनको बोलते हैं, अटैक कर देंगे ना। ठीक है, वो है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज लाल सागर, अडन की खाड़ी, हिंद महासागर के बीच में यात्रा करते हैं। महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से हैं? जिबूती और बेरबेरा पोर्ट है, वो है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कई चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ के जो देश हैं वो कैसे है? गरीब है, संसाधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, जिस वजह से यहाँ पर आपको राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती। उसके अलावा युद्ध और संघर्ष यहाँ पे चलता ही रहता है। ठीक है, समुद्री डकैती, पायरेसी यहाँ पे देखने को मिलती है सोमालिया के तट के पास में। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है वो सूखा और खाद्य संकट का भी सामना करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनेक ये जातीय समूह भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये जातियां इनकी देशों में रहेगी। और देश कौन कौन से? इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया और जिबूती। कुछ जनजाति जैसे कुशिटिक और सेमेटिक भाषा से संबंधित है। जैसे सोमाली जनजाति यहाँ पे रहती है, सोमालिया में रहेगी सोमाली जनजाति। उसका धर्म क्या है? इस्लाम है ना। ज्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म से ही संबंधित है। और सबसे बड़े क्षेत्र की जनजाति है सोमाली जनजाति यहाँ की। पशुपालन करते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं। फिर कौन सी जनजाति है? ओरोमो जनजाति है ना। एक तो सोमाली हो गई, दूसरी कौन सी है? ओरोमो। इथोपिया की जनजाति है ये, है ना, और इथोपिया की सबसे बड़ी जनजाति। ओरोमो भाषा बोलती है, कृषि और पशुपालन करते हैं। और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कौन सी प्रणाली है? गड़ा प्रणाली के रूप में जानी जाती। अफार जनजाति, अफार जनजाति इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती तीनों में रहती है। ठीक है, विशेषता रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं, पशुपालन और नमक का व्यापार करते हैं। इसके अलावा अम्हारा जनजाति, तिग्रिनिया जनजाति और बेजा जनजाति भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इनसे तो कम क्वेश्चन आने के चांसेस है। अफार, ओरोमो और सोमाली जनजाति पूछ ले तो पूछ ले, बाकी ये भी नहीं पूछे जाते, पर इनके बारे में जरूर याद रख लेना। चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित मुख्य क्वेश्चन बताओ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन 4 देशों को शामिल करता है? 10 बार तो रिपीट कर दिया होगा मैंने, है ना। क्या आंसर आ जाएगा? बी। आते हैं नेक्स्ट आयरलैंड पर। आयरलैंड कहां पर है? ये कौन से देश का मैप है? ये महाद्वीप है यूरोप,
है ना। यूरोप में दो द्वीप है इनलैंड वाले, है ना। इनलैंड में ये वाला जो क्षेत्र है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? आयरलैंड। आयरलैंड द्वीप है जिसमें दो है, दक्षिणी आयरलैंड और उत्तरी पहले थे। अब कौन है जो दक्षिण वाला स्थान है वो स्वतंत्र हो चुका है, उसको अपन आयरलैंड देश बोलते हैं। और उत्तर वाला हिस्सा है वो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड उसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थित है कौन? आयरलैंड। फिनलैंड कहाँ पर है? सुनते हो ना। आइसलैंड कहाँ पर है? आइसलैंड तो ये रहा। दो कटक पड़ते हैं अपन, कौन कौन से? आइसलैंड के एक तो उत्तर में, एक दक्षिण में पड़ते हैं ना कटक, समुद्री स्थलाकृतियों में। एक तो कौन सा पड़ते हैं? विविल थॉमसन कटक, वो इधर ऊपर आ जाएगा। और दूसरा कौन सा पड़ते हैं? टेलीग्राफिक कटक या पठार, वो नीचे आ जाता है ना। फिनलैंड ये रहा, नॉर्वे ये रहा, और स्वीडन ये रहा। ठीक है, ये है बाल्कन, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक देश बोलते हैं ना इनको, है ना। तो ये है, वो भी देखेंगे अपन। आयरलैंड ये रहा, यूके, ये उत्तरी आयरलैंड, और ये आयरलैंड देश। ठीक है, 51 से 56 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी आयरिश सागर के पास है ये, और ये ब्रिटेन से अलग होता है। आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य भी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी यूरोप का एक संप्रभु राज्य, पहले ये ब्रिटेन के अंडर में ही था। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कौन है? डबलिन है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के एक हिस्से उत्तरी आयरलैंड के साथ ये राज्य अपनी भूमि की सीमा लगाता है, और तो फिर चारों ओर पानी है इसके। ठीक है, अन्यथा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण में सेल्टिक सागर, दक्षिण पूर्व में सेंट जॉर्ज चैनल, और पूर्व में कौन सा है? आयरिश सागर इसके स्थित है। एंग्लो आयरिश संधि के परिणाम स्वरूप 1922 में यह स्वतंत्र हुआ। 1937 तक ये स्वतंत्र तो था, लेकिन इनका राजा या राष्ट्रपति कौन था? ब्रिटेन के अंदर में ही था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उससे भी स्वतंत्र हो गया, और आज ये कौन सा है? संप्रभु राज्य है। जैसे डोमिनियन स्टेट के रूप में अभी भी कौन है विश्व में? कौन सा देश है जो मिलता है डोमिनियन स्टेट के रूप में? डोमिनियन स्टेट नहीं समझे होंगे, लेकिन आपने कभी गांधी जी की, भगत सिंह की, इनकी मूवी देखी हुई क्या? मूवी ही नहीं देखी हुई। तो इनमें एक शब्द सुनते हो, स्वराज। स्वराज चाहिए हमें। एक होता है स्वराज, एक होती है स्वतंत्रता, दोनों अलग अलग है। स्वतंत्र, फ्रीडम, तो हम फ्री है तुम्हारे से, तुम्हारा हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर स्वराज क्या है? मैं तुम्हारे से फ्री तो होना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए आप ही सर्वोच्च रहेंगे, है ना। जैसे घर में ही देख लेते हैं अपन, है ना। हम कमाने लग गए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अब मुझे फ्री होना है ना। होते ही है बहुत सारे कि मैं अब जयपुर रहूंगा, दिल्ली रहूंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊं। तो आप फ्री हो गए, तो आप स्वराज प्राप्त कर लिया आपने। स्वराज प्राप्त किया, स्वतंत्रता प्राप्त, स्वराज प्राप्त कर लिया, यानी आप डेली बेसिस के जो खर्चे हैं उनमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको आज इडली खानी है, आपको आज मिठाई खानी है, आपको जो भी खाना है, आप स्वतंत्र हो गए। मोमोज खाए हो, लेकिन अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो घर पे फोन करके पूछना पड़ेगा, पापा गाड़ी ले लूं क्या? घर खरीदना है तो बड़े बड़े मुद्दों पे तो राय लेनी ही पड़ेगी उनकी। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? स्वतंत्रता या स्वराज? स्वराज, वो है डोमिनियन स्टेट। तो ऑस्ट्रेलिया का अभी भी राज प्रमुख कौन है? लंदन, ब्रिटेन की रानी है। समझे या नहीं समझे? तो वो अभी भी डोमिनियन स्टेट में ही है। हालांकि निर्णय वो खुद के लेते हैं, लेकिन उनका राज प्रमुख अभी भी वही है। भारत में ऐसा थोड़ी है। बाद में 1930 तक तो हम स्वराज ही मांग रहे थे, फिर भगत सिंह ने बोला कि स्वराज नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता ही चाहिए। वो गांधी जी उनको समझाने गए कि हाँ ऐसा है कि
अभी स्वतंत्रता की कंडीशन में अपन नहीं है, तो भगत सिंह ऐसे बोले कि है या नहीं है, मिलेगी तो स्वतंत्रता ही, स्वराज नहीं चाहिए। फिर जब वो शहीद हो गए, उसके बाद में देश के भावनाओं को देखते हुए फिर उनको भी स्वतंत्रता ही माननी पड़ी, नहीं तो वो विचारों में पीछे हट जाते ना। अब आप बताओ, एक तो बोल रहा है कि मैं स्वतंत्रता दूंगा, एक बोल रहा है मैं स्वराज, तो जनता किसके पीछे जाएगी? स्वतंत्रता वाले के पीछे ही जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि हम भी स्वतंत्रता ही दिलाएंगे अब आपको, स्वराज नहीं दिलाएंगे। तो ये वाली चीजें। तो आयरलैंड यूरोप का तीसरा बड़ा द्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, है ना। और विश्व का भी सबसे बड़ा वही है। ये से दो भागों में बटा हुआ है, आयरलैंड जो एक देश है, और दूसरा उत्तरी आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का एक राज्य है या हिस्सा है। यहाँ पर तटीय क्षेत्र में केरंटू हिल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, आयरलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केरंटू हिल। डिंग डिंगल प्रायद्वीप यहाँ पे देखने को मिलता है, और एवेरोग प्रायद्वीप, दो प्रमुख प्रायद्वीप यहाँ पे मिलते हैं। पठारों में बैरेन पठार मिलता है, जहाँ पे चूना के पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। इस द्वीप के मध्य और निचला भाग में मैदान मिलता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? दलदली भूमि। और इस दलदली भूमि को अपन किस नाम से जानते हैं? बॉट्स। ये आता है क्वेश्चन, बॉट्स कहाँ पे मिलते हैं? जैसे अभी दिसंबर 25 वाले में आया था ना, पोल्डर कहाँ पे मिलते हैं? नीदरलैंड में, है ना। तो वैसे ही जो आयरलैंड की जो दलदली भूमि है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? बॉट्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, वो बॉट्स कहाँ पे मिलेंगी? आयरलैंड में मिलेंगी, ठीक है। प्रमुख नदियां, शेनन यहाँ आयरलैंड की सबसे लंबी और नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। अन्य नदियों में रिवर लफी डबलिन के किनारे। तो डबलिन जो राजधानी आयरलैंड की, वो किसके किनारे स्थित है? लफी, है ना। तो फिर इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी। कौन सी नदी है? टेम्स, जो टेमिस खाते हैं ना अपन खेलते खेलते, रुक जाओ पुलिस स्टॉप के लिए, तो वो नदी है। टेम्स नदी कहाँ पर है? लंदन में, है ना, लंदन के किनारे। और रिवर ब्लैक वाटर और रिवर ली भी यहाँ पर है। वनस्पति और मछलियों की बात करें तो हरा भरा क्षेत्र है आयरलैंड, है ना। तो हरा भरा आयरलैंड है, यानी हरा भरा क्षेत्र है। फॉर्न काई हीत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि उच्च अक्षांश में मिलते हैं ना। यहाँ पे मछलियों में कौन सी? सैल्मन मछली यहाँ की प्रमुख मछली पाई जाती है। व्यापार, जो आयरलैंड है वो ज़्यादातर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण आदि और सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, उन्हीं का व्यापार ज़्यादा करता है। डेयरी उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन में भी। उसके अलावा यूरोप में जो गूगल, एप्पल, इनके मुख्यालय वो कहाँ पर है? आयरलैंड में ही है। जलवायु विशेषता, ये कौन सी जलवायु में आएंगी? समशीतोष्ण जलवायु में, है ना। तो यहाँ पे चक्रवात बनेंगी ना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही ये बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। साल भर हल्की वर्षा होती रहती है, किस वजह से? चक्रवातों की वजह से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो आइलैंड का पश्चिमी तट है, वो कैसा है? कटा फटा तट माना जाता है। पश्चिमी तट यानी इधर ग्रीनलैंड की साइड वाला, ठीक है। जहां क्लिफ्स ऑफ मोहेर जैसे विशाल समुद्री किनारे स्थित है। तो ये भी याद रख लेना। एक तो बोट्स कहाँ पे मिलेगा? आइलैंड, दलदली भूमि। और दूसरा इसका जो तटाफटा किनारा है पश्चिम का, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्लिफ्स ऑफ मोहेर के नाम से जानते हैं। यहाँ के मूल निवासी कैसे हैं? सेल्टिक मूल के हैं। हालांकि हाल के वर्षों में यहाँ पोलिश, लिथुआइन और एशियाई प्रवासी की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम बढ़ा है। और जहाँ सॉफ्टवेयर का काम बढ़ता है, भारतीय तो पहुंच ही जाते हैं पूरे विश्व में। यहाँ के मूल निवासी सेल्टिक मूल के हैं। और ये तो डबल डबल रिपीट हो गया। वर्तमान स्थिति, आयरलैंड है वो यूरोपीय संघ का सदस्य है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में से
एक माना जाता है, विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ब्रेक्जिट के बाद उत्तरी आयरलैंड की सीमा एक संवेदनशील मुद्दा इसकी बनी हुई है। ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, तो उस घटना को अपन किस नाम से वो जानते हैं, ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। अब यूरोप भी पहले, इंग्लैंड भी या ब्रिटेन भी पहले किसका हिस्सा था, यूरोपियन यूनियन, और आयरलैंड भी किसका हिस्सा था, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के जब आप हिस्से हो तब व्यापार भी अच्छे से कर सकते हो, टैरिफ नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, एक ही संगठन हो गए ना अपन, भाई भाई हो गए। उसके अलावा आवागमन सारी चीजें हैं। लेकिन अब यूरोप अलग हो गया और आयरलैंड ये रह गया मेरा, ऊपर वाला हिस्सा किसका है, यूरोप क्या अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, और आयरलैंड अभी भी किस्सा इसका है, यूरोपियन यूनियन का है। तो अब इन दोनों की सीमाओं पर विवाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब जो व्यापार के लिए ट्रक आ रहा था, अब आयरलैंड उससे टैक्स ले या नहीं ले, अब क्योंकि वो तो ईयू में नहीं है ना, तो टैक्स लेना पड़ेगा। जो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, उनके लिए उनको फिर वीजा चाहिए होगा, पहले तो नहीं चाहिए होता था। तो फिर इस सीमा पर विवाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो ब्रेक्जिट एक शब्द है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ब्रेक्जिट का मतलब क्या है। जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था तो उस घटना को ब्रेक्जिट बोलते हैं। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। आयरलैंड द्वीप के राजनीतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा सारे गलती सही बताना है ना। बताओ, आयरलैंड द्वीप यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, आयरलैंड गणराज्य स्वतंत्र संप्रभु देश है, उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है और दक्षिणी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है। आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन दोनों मिलकर एक ही देश आयरलैंड बनाते हैं। बताओ सही। फर्स्ट थोड़ी होगा, आयरलैंड एक गणराज्य स्वतंत्र, ऐसे है ना, बताया ना अभी, ये है उत्तरी आयरलैंड, और ये कौन है, तो दक्षिणी आयरलैंड तो आयरलैंड देश है। 1922 में अलग हो गया था ना, और 1937 के बाद में संप्रभु हो गया। ये तो स्वतंत्र है, संप्रभु है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड है वो किसका हिस्सा है, ब्रिटेन का हिस्सा है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं ना ये बात, यूनाइटेड किंगडम बोल दो, है ना, ब्रिटेन, है ना। तो बी आंसर इसमें हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को, बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों ने भी क्लास एंजॉय करी, तो आप सभी को समझ में आया होगा जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर 7399898354 पर संपर्क करें। नंबर चेंज कर लूँगा, 7